तो की हाल चाल सत श्री अकाल। मैं नहीं हूँ न्यू और मेरा नाम है मन्नत गोयल और आज की वीडियो में हमने करना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आई नो यार, पहला ही चैप्टर चल रहा है, इसको काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मैं इसकी संडे को भी वीडियोस डाला करूँगी। ऑल राइट, चलो जी। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक किया था, अब हमने रिसेंट चेंजेस से करना है। अब अलॉटमेंट प्रोसेस में रिसेंट चेंजेस क्या आए थे, देखो। पब्लिक जो है वो इन दिनों में दीज डेज आर टारगेटेड, जो पब्लिक इश्यूज हैं वो इन दिनों टारगेटेड होते हैं एट वेरियस सेगमेंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग फ्रेटर्निटी। जो कंपनीज हैं वो अलाउ नहीं करती कि वो कुछ पोर्शन सर्टेन करे ऑफ द ऑफरिंग टू डिफरेंट सेगमेंट्स सो दैट एवरीवन गेट्स अ चांस टू पार्टिसिपेट। जो सेगमेंट्स होते हैं ट्रेडिशनली 3 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स होते हैं, जिन्हें हम QIBs कहते हैं। वो होते हैं हाई नेट, ट्रेडिशनली 3 होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स QIBs, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स HNIs एंड रिटेल इन्वेस्टर्स द जनरल पब्लिक। जो इंडियन कंपनीज हैं उनके पास अब ऑफर है कि 50% का ऑफर करें QIBs को, 15% हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को और रिमेनिंग 35% जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को। पहले क्या होता था, रिटेल इन्वेस्टर्स और और ये जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इनके पास 25% होता था और जो QIBs हैं वो भी एलोकेटेड होते थे शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस एज कम्पेयर टू देयर अर्ली नॉर्म एंड इट वाज द एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब ये जो इन्वेस्टर्स QIB हैं, इन्हें 10% भी पे करना, 10% का मार्जिन पे करना पड़ता है एप्लीकेशन पे। ये एक नई रिक्वायरमेंट भी है। पहले ऑफर कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी को क्या मिलता है, वो लिस्टेड हो जाती है। इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स है वो ट्रेड कर सकते हैं कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये आपको 5 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। मैं आपको वो भी बता देती हूँ, पहले हम बुक से देख लेते हैं है क्या। देखो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, ये ऑप्शन दी जाती है होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स या फिर एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। जो ऐसे डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ देता है बेनिफिट और राइट देता है उनको, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता टू परचेज और सब्सक्राइब एट फ्यूचर डेट सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय कंपनी और एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। जो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम है, ये वो स्कीम है अंडर विच कंपनी ऑफर शेयर टू इट्स एम्प्लॉयज़ एज पार्ट ऑफ पब्लिक इशू और अदरवाइज। ओके, अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं। ओके, सो ESOP क्या होता है। ESOP जो है वो एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑफर करते हैं इन दी कंपनी विदाउट नीड टू परचेज शेयर्स। लेकिन ESPPs क्या होते हैं, दे ऑफर एम्प्लॉयज़ टू यूज़ आफ्टर टैक्स वेजेस टू परचेज डिस्काउंटेड शेयर्स। ESOPs जो होते हैं वो कॉमन होते हैं जब एक ओनर जो है ओनरशिप एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन ESPP प्रोग्राम जो है वो कॉमन होते हैं पब्लिक कंपनीज़ में। अब ESOP में जो मनी है, ESOP अकाउंट में जो मनी है वो टैक्सड नहीं होती जब तक एम्प्लॉय रिटायर नहीं होता। लेकिन ESPP एम्प्लॉयज़ में क्या होता है, परचेज स्टॉक विद आफ्टर टैक्स डॉलर्स एंड कैपिटल गेन्स टैक्सड व्हेन सेलिंग शेयर्स। जो ESOP के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास एक्सेस नहीं होता अपने बैलेंसेस का अंटिल रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन लाइक 401k प्लान्स। लेकिन ESPP पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने ऑप्शंस जब वो वेस्ट करते हैं नॉर्मली 1 या 2 साल की सर्विस के बाद। ESOP जो है वो ज़्यादा कॉस्ट लेती है टू स्टार्ट एंड एडमिनिस्टर व्हेन कंपेयर्ड विद ESPP। ESPP जो है वो कम कॉस्ट लेते हैं टू स्टार्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन कंपेयर्ड विद ESOP। अब देखो, डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, जिसे हम डीमैट भी कहते हैं। देखो, डीमैट या डीमेटेरियलाइजेशन, इसका मतलब होता है कि शेयर एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है एज अगेंस्ट एज शेयर इन फिजिकल फॉर्म। शेयर्स जो हैं वो फिजिकल फॉर्म में इशूड होते हैं, वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो वो क्रेडिट हो जाते हैं इनटू द बेनिफिशियरी ओनर्स अकाउंट। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स या फिर फिजिकल हैंडल शेयर्स की ड्रॉबैक्स या फिजिकल हैंडलिंग रिमूव करने के लिए क्या होता है, डिपॉजिटर्स एक्ट 1996 जो पास हुआ था,
ये प्रोवाइड करता है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिटरीज इन सिक्योरिटीज विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंश्योरिंग फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, स्पीड, एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी। ये एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली बाय बुक एंट्री विदाउट मेकिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन। The periodic status reports to investors on their holdings and transactions are provided by the depositories, leading to better control of securities. इस कनेक्शन में डीमैट शेयर्स का है. It may be mentioned that a depository is an organization which holds securities, shares, etc. of investors in an electronic or demat form or account at the request of investor and provides services related to buying and selling of securities, shares electronically. अब ये शेयर्स हम इशू कैसे करते हैं वो भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं. उस टर्म्स पे जिस पे शेयर्स इशू होते हैं बाय द कंपनी आर गिवन इन द प्रोस्पेक्टस. ये हम पहले कर चुके हैं कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड होता है. अब शेयर्स जो हैं इट कैन बी इशूड इधर एट पार और प्रीमियम और एट डिस्काउंट. ठीक है, याद रखना जो शेयर्स है वो 3 चीज़ों पे इशू होते हैं: पार, प्रीमियम और डिस्काउंट. पार, प्रीमियम, डिस्काउंट. ठीक है. अब ये जो है पार पे तभी इशू होते हैं जब शेयर होल्डर इज़ रिक्वायर्ड टू पे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू द कंपनी. एग्जाम्पल, शेयर्स तुम्हारे 10 रुपये के इशू हुए हैं एट ₹10. तो ये हम कहते हैं कि फेस वैल्यू पे इशू हुए हैं. शेयर्स प्रीमियम पे तभी इशू होते हैं जब एक शेयर होल्डर को है फेस वैल्यू से ज़्यादा पे करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शेयर्स जो है वो 10 के इशू हो रहे हैं, लेकिन 10 के शेयर्स है लेकिन वो 12 पे इशू हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि 2 रुपये का प्रीमियम है. ठीक है. शेयर्स डिस्काउंट पे तब भी इशू होता है जब तुम फेस वैल्यू है सपोज 10 रुपीज़ और तुम पे करते हो 9 रुपीज़, तो शेयर्स हम कहते हैं कि डिस्काउंट पे इशू है. अब जो इशू प्राइस होता है शेयर्स का, इट कैन बी रिसीव्ड इन वन इंस्टॉलमेंट और इट कैन बी स्प्रेड ओवर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स. अगर हम वन इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो उसे हम लमसम अमाउंट कहते हैं. डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, अगर देखो वन इंस्टॉलमेंट में लेते तो वो बस उसमें जाते शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. लेकिन अगर मैं डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स की बात करूँ तो इट इज़ पेड ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और डिफरेंट कॉल्स. वो अमाउंट जो रिसीव होती है ऑन एप्लीकेशन उसे हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं. वो अमाउंट जो अलॉटमेंट पर ड्यू होती है उसे हम अलॉटमेंट मनी कहते हैं. जो बाकी बची है कुछ ही अमाउंट है इन मोर देन वन इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो फाइनल कॉल होती है. एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए 10 रुपये की, तो इसकी अमाउंट कितनी होगी? 10 लाख. राइट, 10 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए. अब देखो 5 जनवरी को ₹2 विद एप्लीकेशन नोन एज एप्लीकेशन मनी, ₹3 ऑन अलॉटिंग शेयर्स जिसे हम अलॉटमेंट मनी कहते हैं. ये आता नहीं होता नोन एज, बस इतना ही आता है. ₹2 विद एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटिंग, ₹1.5 इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ₹1.5 इन सेकेंड, 2 इन लास्ट. बस आपको इतना बताया होता है और ये डेट्स दी होती हैं. कभी कभार होता है, हर क्वेश्चन में नहीं दी होती. तो देखो अब इन शेयर्स की अब इनकी एंट्री क्या होगी वो भी बताती हूँ. देखो पहली तो आपकी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने पे करनी है. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, नहीं सॉरी, आपका पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा. बैंक अकाउंट डेबिट होगा, देन आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा. ओके. फिर से, और इसमें अमाउंट आपकी आ जाएगी 2 लाख इक्विटी शेयर है ना, 2 लाख. ठीक है.
नेक्स्ट आपकी आ जाएगी भाई शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट आ जाएगी 3 लाख। ओके, अभी फर्स्ट अलॉटमेंट की देखो क्या एंट्री आएगी, ओ सॉरी इसकी 2 लाख आएगी। अलॉटमेंट की इसका उल्टा कर दो, हमने पहले इशू किया ना, हमने पहले पेमेंट की, अब वो ड्यू है अलॉटमेंट पर नहीं, अब हमने लेनी है, तो इसकी एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। ठीक है, ये तो तुम +2 में करके आ ही चुके हो, इतना पता ही होगा। अब नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। अब ये जो कॉल्स के इनकी भी सेम होगी, बस अमाउंट में डिफरेंस आएगा। फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री होगी 1,50,000, सेकेंड कॉल की भी 1,50,000 और लास्ट कॉल की जो है वो 2 लाख। अब देखो शेयर्स की एप्लीकेशन कैसे होती है, देखो शेयर्स की एप्लीकेशन क्या होती है, जब भी जो है शेयर्स इशूड होते हैं कंपनी को, तो एक एडवर्टीजमेंट है इन लीडिंग न्यूज़पेपर, वो भी दी जाती है फॉर इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक अलॉन्ग विथ सम इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है सब्सक्रिप्शन लिस्ट फॉर पब्लिक इशूज शुड बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस। जो इंटरेस्टेड हैं शेयर्स परचेज करने का, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोस्पेक्टस देना होगा और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई पर्सन जो है वो सेटिस्फाई करता है विद प्रॉफिटेबिलिटी एंड अदर थिंग्स, ही इज़ रिक्वायर्ड टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म एंड टू डिपॉजिट दिस अलॉन्ग विद द रिक्विजिट अमाउंट, जिसे हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं, विद प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल्ड बैंक। अब सेक्शन 39 क्या कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का, कि वो सब जो एटलीस्ट 5% इक्वल है ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इट मस्ट हैव बीन रिसीव्ड इन कैश बाय द कंपनी एज एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अगर तुम 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करते हो पब्लिक को, तो इसका 5% कितना हुआ, ये 5,000, एटलीस्ट इतना तो रिसीव होना ही होना चाहिए एज एप्लीकेशन मनी। लेकिन सेबी गाइडलाइंस क्या कहते हैं कि जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी है वो 25% से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका तुम अगर 25% करते हो कितना आता है फिर 25,000, राइट। अगर तुम इसका 25% करते हो फिर 25,000 आता है, मतलब 25,000 से कम नहीं हो सकता ऑफ द इशू प्राइस। जो स्टैट्यूटरी मिनिमम एप्लीकेशन मनी है पर सेक्शन 39 और कहते हैं कि वो 5% ऑफ दी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो 25% इशू प्राइस जो है वो 5% से कम नहीं हो सकता नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब सेबी गाइडलाइंस क्या कहती है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स है फॉर विच एप्लीकेशन इज टू बी मेड शुड बी फिक्स्ड एट 500 शेयर्स और द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच इन केस ऑफ पब्लिक इशू एट पार। अगर इशू एट प्रीमियम है or comprises of debentures, the amount payable in all respect of each instrument by each applicant must not be less than 500 irrespective of the size of the premium subject to applications being for multiple or tradable lots। अगर शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपये की ही है तो ट्रेडेबल लॉट्स जो है उनको 100 शेयर्स होने चाहिए। जो शेड्यूल्ड बैंक है विल सेंड दिस एप्लीकेशन मनी अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स टू द कंपनी फिर क्या करती है अल्टीमेटली इन एप्लीकेशन, इसको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बुक में रिकॉर्ड करती है। इसका स्पेसिमेन देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखो शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होती है। अब देखो तुमने एप्लीकेशन रिसीव कर ली, डायरेक्टर्स जो है वो स्टेप्स लेते हैं कि हमने शेयर्स कैसे अलॉट करने हैं। पहले तुम्हें स्पेसिमेन ही दिखा देती बुक का, ये देखो ऐसा स्पेसिमेन होता है। ये देखो ऐसा स्पेसिमेन होता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक का।
ये बस तुम्हारे देखने के लिए, तुम्हें इससे और कुछ लेना देना नहीं है। ओके, ऐसा स्पेसिमेन होता है। अब देखो, जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है, इसका मतलब जो है कि हम ऑफर को एक्सेप्ट कर दे ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स। डायरेक्टर्स ने डिस्क्रिशनरी, उनके पास पावर है, या तो शेयर्स रिजेक्ट कर सकते हैं या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन को, या तो रिजेक्ट कर सकते हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं ऑन द राइट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी टू अलॉट इट शेयर्स। लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स तब तक नहीं अलॉट कर सकती जब तक जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अब सेक्शन 39 का कहता है कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती पब्लिक को जब तक जो अमाउंट स्टेटेड है प्रोस्पेक्टस में एज द मिनिमम अमाउंट हैज़ बीन रेज्ड और सब्सक्राइब टू and some payable on application for the amount so stated has been paid and received by the company in cash or by check or other instrument which has been paid. Prospectus or statement जो है in lieu of prospectus has been filed with registrar before making the first installment. अब जो एप्लीकेशन की अमाउंट है वो 5% और फेस वैल्यू वो रिसीव होनी चाहिए। वो एप्लीकेंट्स जिनको शेयर्स अलॉट होते हैं उन्हें हम अलॉटमेंट लेटर्स देते हैं। आफ्टर अलॉटमेंट क्या होता है, वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं कंपनी के। अब वो जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हो सकते उनको लेटर दिया जाता है रिग्रेट का अलॉन्ग विद रिफंड ऑफ देयर एप्लीकेशन मनी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विच विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक। अब कंपनी जो है वो ज़्यादा शेयर्स नहीं कर सकते ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन थ्रू द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये आपने स्पेसिमेन देख लिया था बुक का। चलो आज बस फिर इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।